टू टीवीएस। आज हम लोग विजन की मंथली मैगजीन पढ़ेंगे जो कि अगस्त मंथ की है। तो हम लोग पहले सिक्योरिटी से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी की वीडियोस भी धीरे धीरे आ जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं सिक्योरिटी में क्या है। तो सिक्योरिटी में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक है, उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है वुमेन इन आर्म्ड फोर्स। उसके बाद टॉपिक नंबर, बस 2 ही टॉपिक है, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, तुरंत हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या है। Recently, in order to empower the Indian police with information technology, government has approved implementation of the National Automated Facial Recognition System. तो इंडियन पुलिस और इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अप्रूव किया है। अब इस क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एक वे है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को उसका फेस का यूज़ करके। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पीपल इन फोटो, वीडियो और इन रियल टाइम में या फिर फोटो वीडियो के थ्रू उसको पहचान सकते हैं। अच्छा, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज़ किया जाएगा पुलिस द्वारा पैन इंडिया में, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। और इसको इशू करेगा कौन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। ये एक मोबाइल और वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा जो कि दिल्ली में होस्ट किया जाएगा ताकि क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन को और भी फास्ट बनाया जा सके, डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो, वेरिफिकेशन जल्दी हो, ठीक है। तो इसमें ये माना जा रहा है कि इसको इंटरलिंक किया जाएगा दूसरे एग्जिस्टिंग डेटाबेस से, जैसे कि क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स और एंड सिस्टम यानी CCTNS, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, स्टेट स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम और खोया पाया पोर्टल मतलब जो लोग खो जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसके लिए जो बताते हैं। इट विल यूज़ ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम या फिर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, जैसे कि क्रिमिनल हो गया, रिगार्डलेस ऑफ फेस मास्क, मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी, बियर्ड और हेयर मास्क। तो क्या होता है कि बहुत बार ये लोग क्रिमिनल लोग फेस मास्क लगा लेते हैं या फिर मेकअप कर लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं या फिर दाढ़ी लगाते थे। इससे ना जनरल हम लोग देख के नहीं पहचान पाते, लेकिन ये जो सिस्टम होगा ये इसके बावजूद पहचान पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर एल्गोरिदम मैप यूनिक फेशियल लैंडमार्क biometric data such as shape and the cheekbones, contour of the lip, distance from the forehead to chin and convert these into numerical code termed face print। तो ये क्या करता है कि पहले जो कंप्यूटर एल्गोरिदम मैप बनाता है और एक फेशियल लैंडमार्क बनाता है। यानी क्या करता है कि आप हमारे जो चीक बोन मतलब जो चीक जो गाल होते हैं ना, वहाँ पे एक हड्डी होती है तो उसको बोलते हैं चीक बोन। तो चीक बोन का शेप डिटरमाइन करेगा, हमारे लिप्स का कॉन्टूर कैसा है, डिस्टेंस कितना है फोरहेड और चिन के बीच में। ये सब सारी चीज़ को देख के एक न्यूमेरिकल कोड और एक मतलब एक फेस का प्रिंट, जैसे फिंगरप्रिंट होता है वैसे एक फेस का प्रिंट बना लेगा। तो जब ये प्रिंट बन जाएगा तो आप चाहे मास्क लगाओ या कुछ लगाओ, आपका वो डिस्टेंस सेम रहता है, क्योंकि जो भी मास्क लगाते हैं वो तो आँख, नाक और मुँह का थोड़ा सा स्पेस रहता है ना, और फिर उससे वो लोग को वो डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि बोन्स के शेप पे आपके फेस डिपेंड करता है, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो आप कुछ भी कवर करेंगे तो उसी के ऊपर कवर होगा। For the purpose of verification and identification, the system compares the face print generated with a large existing database of face print typically available to law enforcement agency through a database on driver license और पुलिस मगशॉट। इसमें क्या होगा कि इस पर्पस वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए क्या करेंगे, फेस प्रिंट जो जनरेट किया जाता है, जो लार्ज डेटाबेस है फेस प्रिंट का, या जैसे कि ड्राइवर्स लाइसेंस या फिर पुलिस का कोई डेटा रहा, तो इन सब में सबका फेस का प्रिंट रहता है, तो वहाँ से ये डेटाबेस लिया जाएगा। अब इसमें इन्फोग्राफिक में देख लेते हैं यहाँ क्या है कि फेस डिटेक्टर टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। फेस डिटेक्ट करता है, उसका फेस एनालिसिस करेगा, फिर उस इमेज को डेटा में बदलेगा और उसके बाद मैच करेगा कि कौन सा डेटा से मैच कर रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के बायोमेट्रिक क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहले तो एक टाइपिंग स्टाइल की किस तरह से टाइप करते हैं, नेविगेशन स्टाइल, इसमें होता है 3 तरह का, बिहेवियरल, फिजिकल, केमिकल। बिहेवियरल में आया टाइपिंग स्टाइल, नेविगेशन स्टाइल, इंटरैक्शन स्टाइल और फिजिकल स्टाइल। फिजिकल में बायोमेट्रिक में हो गया क्या, फेस, आई, वॉइस, फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर, ये सारा हो गया। केमिकल और वेन रिकॉग्निशन में हो गया DNA और वेन रिकॉग्निशन।
वेन मतलब हमारी उंगलियों में, हाथों में जो नस होता है ना, वहाँ से करके उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, तो फिंगरप्रिंट में क्या होता है, इजी है कैप्चर करना, वेरीफाई कर सकते हैं, कंपेयरिंग यूनिक लूप, आर्च, होल्स, ये सब पैटर्न देख के अपना अपना। वॉइस रिकॉग्निशन जो होता है पर्सन के वोकल ट्रैक्ट का शेप पे डिपेंड करता है, साथ ही नाक और मुंह पे भी डिपेंड करता है, नोज़ और माउथ पे भी। लैरिंग्स डिटरमाइन करता है साउंड कैसा, बिहेवियरल पर्सन किस तरह से बात करता है, उसका मूवमेंट क्या है, टोन क्या है, पेस क्या है, एक्सेंट क्या है। तो ये सारा एक इंडिविजुअल होता है, जो हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे का वॉइस कुछ दिन अगर सुन ले तो पहचान जाते हैं। तो रेटिना स्कैन, ये रेटिना का स्कैन करके बताएगा, और बाय यूजिंग यूनिक इंफ्रारेड कैमरा। कीस्टोन डायनेमिक क्या है कि ये लेवरेज करता है फैक्ट दैट पीपल फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न वाइल टाइपिंग अ कीबोर्ड और कीपैड। तो कीबोर्ड या कीपैड में टाइप करने से पहले एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं। इसके बाद ही ये कहा गया कि इंडिकेटर जो है का ईयर ऑथेंटिकेशन, फुटप्रिंट हो गया, फुट डायनेमिक्स हो गया, गेट रिकॉग्निशन यानी किस तरह से वो चल रहा है, ये सारा देख के इतने तरह के हमारे बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन होते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ, सिग्निफिकेंस यहाँ देखा है, सिग्निफिकेंस है कि सिक्योरिटी बढ़ जाएगा ताकि टेररिस्ट और बाकी क्रिमिनल्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। उसे पर्सनल डिवाइस को लॉक करना, पर्सनल सर्विलेंस कैमरा, ये सब में इजी होगा। फास्टर प्रोसेसिंग होगा क्योंकि अब ज़्यादा ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत पता चल जाएगा, कंप्यूटर में डालो डेटा आ गया। क्विक और एफिशिएंट वेरिफिकेशन होगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे इसमें। इवन जो साइबर अटैक एरा में एडवांस हैकिंग टूल और कंपनीज जो है उनको दोनों को फास्ट टेक्नोलॉजी और टूल्स भी चाहिए, तो उसमें भी ये हेल्प होगा। क्राइम रिड्यूस होगा क्योंकि जब लोग जल्दी जल्दी पकड़े जाएंगे तो फिर उनको डर रहेगा, और ये ज़्यादा सर्विलेंस और ये टेक्नोलॉजी होने से उनको रहता है कि हाँ तुरंत पकड़े जाएंगे, कुछ बचने का चांस नहीं है। रिमूविंग बायस फ्रॉम स्टॉप एंड सर्च, तो बार बार रुको, खोजो, ढूंढो, ये सब करने में जो एक होता है कि चलो इसको ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, तो कहीं गए नहीं गए। पोटेंशियल बायस जो होता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, एक आइडिया हो जाता है ना कि लोग पुलिस जो काम करते रहते लगातार इसमें, तो उनको एक आइडिया था कि नहीं ये सस्पेक्ट है या कुछ, तो उन सब से ये बायसनेस से हट जाएंगे। ग्रेट कन्वीनियंस होगा, ईजी होगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, इसमें है एरर होने का चांसेस है कि मतलब अगर ये आइडेंटिफाई या वेरीफाई करेगा सिर्फ प्रोबेबिलिटी, यानी 70% लाइकलीहुड है कि पर्सन सो एन इमेज और सेम पर्सन वॉच लिस्ट में मैच करेगा, यानी 30% एरर होने के चांसेस हैं। Though the accuracy of facial recognition has improved over the year due to modern machine learning algorithm, the risk of error is and bias still exists. The possibility of producing false positive, a situation where algorithm find an incorrect match even when there is none, resulting in wrongful arrest. तो इसमें क्या होता है कि अभी तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा रहा है मॉडर्न मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू, लेकिन फिर भी एक बायस होने का, रिस्क होने का होता है। कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर रॉन्ग मैच कर देता है जबकि उससे कोई रिलेटेड मैच ही नहीं है, बट कंप्यूटर किसी एक को रॉन्ग मैच कर देता है, तो ऐसे फॉल्सली अक्यूज हो जाएगा कोई। इनहेरेंट बायसनेस क्या है कि रिसर्च सजेस्ट करता है कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो प्री ट्रेंड मॉडल पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए अगर सर्टेन टाइप ऑफ फेस जैसे कि फीमेल, चिल्ड्रन, एथनिक माइनॉरिटी, ये सब को अगर अंडर रिप्रेजेंट किया गया उसको मॉडल पे या और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग या डेटा सेट नहीं दिया गया, तो फिर बायस हो सकता है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है उसके परफॉर्मेंस को। फॉर इंस्टेंस के मतलब यहाँ सिंपली फॉर इंस्टेंस द एलिमेंट ऑफ एरर एंड बायस फेशियल रिकॉग्निशन कैन रिजल्ट इन प्रोफाइलिंग ऑफ सम ओवर प्रेजेंटेड ग्रुप दलित some overrepresented group like दलित एंड माइनॉरिटी इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या होता है कि जैसे कि अभी कोई भी एक बना, कोई एक रोबोट बना या कोई भी एक सिस्टम बना, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली अपने डेटा फीड करते हैं, उस डेटा के हिसाब से वो सीखता है, वो डेटा ही उसका ट्रेनिंग है, डेटा ही उसका मेमोरी है। अब उस डेटा के हिसाब से वो बाकी चीज़ को जज करता है और बाद में मॉडिफाई करता है, ठीक है। अभी यहाँ क्या है कि अगर प्रॉपरली सारा डेटा फीड नहीं किया, डेटा फीड करने में गलत हो गया या किसी एक चीज़ का डेटा ज़्यादा पड़ गया, जैसे कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि दलित और माइनॉरिटीज़ के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया, पुलिस स्टेशन नहीं कहीं भी, नॉट पुलिस स्टेशन का ध्यान में मत दो,
ठीक है। कहीं भी अगर ये सब का अगर ओवर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई क्रिमिनल्स का बार डेटा है, कहीं और का डेटा है, तो जो भी चीज़ का ओवर रिप्रेजेंटेशन है उसका डेटा वहाँ बार बार मिलेगा, तो वो लोग उसी टाइप से सीखेंगे, वो मशीन उसी टाइप से रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है। मैसिव डेटा स्टोरेज एंड, एक मिनट, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इनहेरेंट बायस। इनहेरेंट बायस इसमें क्या है कि रिसर्च सजेस्ट ये हो गया था, massive data storage. Facial recognition software relies on machine learning technology which requires massive data set to learn and deliver accurate results. Such large data set require robust data storage. Small and medium sized companies may not have sufficient resource to store. मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना भी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, इसको डेटा स्टोर करने का भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं डेटा पे बेस करके काम होगा, तो वो उसके लिए सफिशिएंट स्टोरेज रिसोर्स होना चाहिए जो मीडियम और स्मॉल साइज कंपनीज़ के पास नहीं हो पाएंगी। इम्पैक्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी, तो इसमें क्या होगा कि अगर जब कलेक्ट, प्रोसेस और स्टोर करेगा सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट सम पर्सन, तो ये राइट टू प्राइवेसी का एक इशू हो जाएगा। NAFRS फेल ईच वन ऑफ द थ्री टेस्ट, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शन एंड रैशनल नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स टू अचीव दैम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस KS पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में बोला गया था। तो उसको ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, यानी तीनों, आर्बिट्री स्टेट एक्शन भी गारंटी नहीं होगा, फिर लॉ एग्जिस्टेंस है, नेक्सस है ऑब्जेक्टिव और मीन्स के बीच, ये सारा फुलफिल नहीं होगा। लैक ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट क्या है, तो पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, some Indian states have started the use of new technology without fully appreciating the danger involved. तो अभी क्या है, पुलिसिंग और लॉ जो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसके कारण कुछ इंडियन स्टेट अभी इसको स्टार्ट करना यूज़ कर देंगे, जबकि पूरी तरह से वो लोग क्या डेंजर्स है क्या नहीं है इसके लिए, इन सब पे पूरी तरह से विदाउट गौर किए करना, तो इससे एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका ना, एनोनिमिटी इज द की टू फंक्शनिंग ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड अनरेगुलेटेड यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी विल डिसइंसेंटिवाइज independent journalism or the right to assemble peaceability without arm or other form of civic society activism. तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हमको ये पता है कि हम एनोनिमस होकर कोई चीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो होते हैं या फिर जो एक्टिविस्ट होते हैं या फिर कोई सोशल कॉज पे काम करते हैं, तो बहुत जगह क्या होता है कि अपने को रिस्क रहता है, तो हम लोग एनोनिमस होने का जो एक फ्रीडम है, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। लेकिन जब ये फेशियल रिकॉग्निशन डेटा के थ्रू जब डेटा रहेगा, तो यहाँ पे वो एक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो एनोनिमस चीज़ जो लिबरल डेमोक्रेसी उसको ये इम्पैक्ट करेगा। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, यूनाइटेड स्टेट में क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। यूके में पुलिस फोर्स है वो यूज़ करती है फेशियल रिकॉग्निशन सीरियस वायलेंस को देखने के लिए, और चाइना में फेशियल रिकॉग्निशन और फेशियल प्रोफाइलिंग मास सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उइगर मुस्लिम को देखा जा सके, इन केस ऑफ उइगर मुस्लिम। वे फॉरवर्ड क्या है, नीड फॉर अ क्लियर लॉ, इसके लिए प्रॉपर क्लियर लॉ बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी लिबर्टी और सिविल लिबर्टीज़ और डेमोक्रेसी को सेव किया जा सके, अथॉरिटेरियन होने से इसको बचाया जा सके, स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑथराइजेशन होना चाहिए NAFRS का, इसका फुल फॉर्म भूल गए क्या लिखा हुआ था, आप लोग बस देख लेना, एंड गाइडलाइन फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है। अब रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ इन फील्ड क्या है, तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया प्रोफाइल हैज़ रिस्क इन्वॉल्व रिलेटेड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, hence experts are needed to verify such details before storing them, who should be provided proper training to protect and avoid abuse and misuse of collected and database. तो पहली बात तो डेटा कलेक्ट जो किया गया है सोशल मीडिया प्रोफाइल से, तो इन सब में बहुत रिस्क रहता है कि कितना ऑथेंटिक है, एक तो पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो एक्सपर्ट लगते हैं कि डेटा को वेरीफाई करने के लिए स्टोर करना है, ट्रेन करना है प्रॉपर कि कैसे डेटा को रखा जा सके, उसको मिसयूज़ या अब्यूज़ होने से बचाया जा सके, डेटा को कैसे कलेक्ट करना, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना, तो इन सब के लिए एक्सपर्टीज़ लगता है। तो ये एक एक्सपर्टीज़ फील्ड का ज़रूरत है, तो ये एक हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग एडिक्वेट सेफ गार्ड कर सकते हैं, जैसे कि पेनल्टी लगाकर या फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाकर या फिर लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी और एडिक्वेट ओवरसाइट करके,
मिसयूज़ का पोटेंशियल को मिनिमाइज़ करके, अब्यूज़ होने से, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ होने से बचाने के लिए, मैंने गलत जगह में यूज़ करने से बचाने के लिए। तो इन सब के लिए एडिक्वेट सेफ गार्ड करके हम लोग इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अब देखते हैं विमेन इन आर्म फोर्स। तो रिसेंटली फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इंडियन आर्मी का सिलेक्शन बोर्ड में 5 वुमेन ऑफिसर को कॉलोनल रैंक में प्रमोट किया गया है। तो ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं आर्मी में वुमेन की क्या है। तो 1888 में रोल ऑफ इंडियन आर्मी में वुमेन का रोल शुरू हुआ। तो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस फॉर्म किया गया जिस ब्रिटिश राज के टाइम। तो यहाँ से मिलिट्री में आर्मी में वुमेन्स आने लगी। 1992 में वुमेन ऑफिसर को कमीशन किया गया आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में शॉर्ट सर्विस के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। ये 5 साल के लिए होता था। इसमें कुछ चूजन स्ट्रीम के अंडर वुमेन को स्पेशल एंट्री स्कीम होता था इसमें। ये फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया जॉइन द मिलिट्री आउटसाइड द मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल स्ट्रीम के बाद, मेडिकल स्ट्रीम में पहले मिलिट्री नर्सिंग में था, अब ये पहली बार 1992 में किया गया। अब 2006 में क्या हुआ कि विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन से और स्कीम से, और विमेन को कमीशन किया गया 10 साल के लिए, जो कि 14 साल तक एक्सपेंडेबल था। 2015 में एक टर्निंग पॉइंट आया कि मिलिट्री में इंडियन एयरफोर्स डिसाइड किया कि उनको फाइटर स्ट्रीम में लिया जाए। अब 2021 में जो मेडिकल विंग को छोड़कर, जिसमें वुमेन को बहुत सालों से काम कर रही हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वुमेन अभी भी कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ मिलिट्री यानी ओनली 0.56% ऑफ आर्मी और 1.08% एयरफोर्स और 6.5% ऑफ नेवी में रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, एक्सेप्ट मेडिकल फील्ड। ठीक है, अब वाई वुमेन शुड बी अ पार्ट ऑफ आर्म फोर्स, तो ये देख लेते हैं। तो एबिलिटी वर्सेस जेंडर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स, लीडरशिप, कल्चरल डिफरेंसेस एंड डेमोग्राफिक्स, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग टू अपहोल्ड राइट टू इक्वालिटी। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें क्या क्या बोला गया है वो यहाँ देखते हैं। एबिलिटी वर्सेस जेंडर, तो बोला जा रहा है कि क्वालिफाइड, अगर किसी पोजीशन के लिए कोई क्वालिफाइड है तो उसका जेंडर, उसका मतलब रोकना नहीं, बाधा होना चाहिए। साथ ही ये इजी है रिक्रूट करना, डिप्लॉय करना वुमेन को जो कि बेटर इन शेप है देन मेनी मेन सेंट टू कॉम्बैट। आदमियों से वुमेन को इक्विप करना ज़्यादा इजी है यहाँ पे। मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी, जो बैटल फील्ड में टेक्निक, एक्सपर्टाइज, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो ज़रूरत होता है, हाँ वो ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल स्ट्रेंथ के हिसाब से। मतलब पहले एक टाइम था कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़रूरी तो था, लेकिन अभी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि कितना बैटल फील्ड में टेक्निकल एक्सपर्टाइज, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो। तो उसमें यहाँ पे फिज़िकल एबिलिटी और जेंडर ये उतना मायने नहीं रख रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि मिक्स जेंडर फोर्स रखने से मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ में जितने भी वॉलेंटियर्स लोग हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह में रिक्रूट होते हैं, तो वो एक्टिव, मतलब उसके कॉम्बैट एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब अब जैसे कि कहीं कुछ काम करना है, कहीं पे विमेन को स्पाई बना के भेज दिया या कहीं कुछ कर दिया, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है उस तरह से। ऐसे ही लीडरशिप में क्या है कि विमेन इनकरेज करते पार्टिसिपेशन एंड शेयर पावर एंड इन्फॉर्मेशन एज दे हैव लर्न दिस सिंस देयर चाइल्डहुड, येट आर रूथलेस व्हेन द सिचुएशन डिमांड। तो सिंस वुमेन की अपब्रिंगिंग जैसी होती है बचपन से, उसके हिसाब से देखा जाए तो वुमेन पार्टिसिपेशन और पावर शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन को तवज्जो देती है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि वो मिलजुल कर रहेंगी, सब तो पावर जो भी काम है मिलके करेंगी और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को बताएंगे, शेयर करेंगे। तो ये सिचुएशन का, और जब सिचुएशन डिमांड करता है तो वो रूथलेस भी हो जाती है। तो कल्चरल डिफरेंस और डेमोग्राफिक में बोला गया कि टैलेंटफुल जो है, डेडिकेटेड और सेंसिटिव जॉब जो रिक्वायर होता है इंटरपर्सनल स्किल सोल्जर्स का हो, उसके लिए वुमेन और डबल सर्व कर पाती हैं। ठीक है, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग बाय डिनाइंग वुमेन ऑन by denying a woman had created a glass ceiling। तो women को एक डिनाई कर एक ग्लास सीलिंग बना दिया गया है। That ceiling has now been shattered with Supreme Court ruling allowing permanent commission for women। This can indirectly sun the stereotype of treating female as a weaker gender। तो एक ग्लास सीलिंग बना हुआ है कि फीमेल एक, मतलब जेंडर जो है फीमेल जेंडर है वो वीकर जेंडर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब अपने रूलिंग से
परमानेंट कमीशनिंग के लिए वुमेन को अलाउ करके ये ग्लास सीलिंग तोड़ दी है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से विमेन इक्वालिटी के हिसाब से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, इन सब का वायोलेशन हो जाता है अगर इसमें वुमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो कुछ इनिशिएटिव जो आर्म फोर्स में लिए गए हैं वो देखते हैं। सैनिक स्कूल जो है वो एडमिट करती है गर्ल कैडेट्स को। उसके बाद जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2018 में स्टार्ट किए थे इसको। सैनिक स्कूल चिंचिंगशिप चिप इन मिजोरम, ये प्रोनाउंसिएशन क्या है पता नहीं, चिचिंग चिप शायद कुछ ऐसे ही है। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया वुमेन को एग्जामिनेशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी एग्ज़ाम दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। अब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया केस क्या है ये, इसमें परमानेंट कमीशन इशू के लेके है कि ये जो वुमेन को पहले क्या था कि परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था इनिशियली आर्मी में। उसके बाद 2003 में PIL दर्ज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में ताकि ये वुमेन को परमानेंट कमीशन दिया जा सके। फिर वुमेन SSC ऑफिसर को इंडियन एयरफोर्स और आर्मी में जो कि ऑप्ट किया गया था वहाँ परमानेंट कमीशन ग्रांट करने के लिए ये बात हुई थी। तो फिर मेल ऑफिसर्स को मिल जाता था, वुमेन को नहीं मिलता था। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है कि परमानेंट कमीशन मिलेगा इनको 10th स्ट्रीम ऑफ इंडियन आर्मी कॉम्बैट सपोर्ट आर्म सर्विस में, ताकि इन्हें मेल ऑफिसर्स के मतलब बराबरी में लाया जा सके। और रिजेक्ट किया है सेंटर्स का स्टैंड कि फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन का नहीं है, लिमिटेशंस है, इस वजह से इस स्टैंड को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वुमेन ऑफिसर्स को अब ग्रांट कर दिया गया है परमानेंट कमीशन, जो कि अब स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स और चैलेंजिंग मिलिट्री असाइनमेंट्स को असाइनमेंट्स भी एम्पावर हो जाएंगे इनकी हाई लीडरशिप रोल से, मतलब इंडियन आर्मी में इनकी हाई लीडरशिप रोल से ये असाइनमेंट्स एम्पावर हो जाएंगे। अब इश्यूज़ क्या है, तो फिज़िकल इशू है कि फ़िज़िकल एबिलिटी एक थोड़ा सा रहता है कि कंपेरेड टू मैन थोड़ा सा बायोलॉजिकल हर्डल्स भी हैं। फिजिबिलिटी ये होता है कि कुछ कॉम्बैट करने इंटीग्रेट करने में वो कुछ थोड़ा सा एक फिजिबिलिटी दिखा जाता है, कितना एडिशनल लॉजिस्टिक और रेगुलेटरी डिसिप्लिन रिकॉर्ड, क्योंकि जो भी अब तक बने हुए थे सब मेल ओरिएंटेड थे, तो अभी थोड़ा सा वो भी देखना है, वुमेन के लिए लेस फिजिबल हो जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, मॉरल और कोहेसन डालना पड़ेगा क्योंकि वुमेन अब जब यहाँ सर्व करेगी तो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस बाय हर्टिंग यूनिट मॉरल और कोहेसन और माइंडसेट ऑफ एवरेज सोल्जर का जो माइंडसेट होता है, तो एक कि मेल लीडर है, अब वुमेन लीडर आएगी तो वो एक थोड़ा सा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है। सोशियोलॉजिकल इशू क्या है ना, लो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस होता है, साथ में टॉर्चर, रेप, ये सब बहुत सारे चीज़ों का देखा गया है। फैमिली इम्बैलेंस होता है कि सेंटर सेड आर्म फॉर रिक्वायर सैक्रिफाइस एंड कमिटमेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, तो इसके कारण जो वुमेन होती है उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होगा, एजुकेशन, चिल्ड्रन, करियर प्रॉस्पेक्ट जो स्पाउस का वो सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, व्हाट कैन बी डन, उसको चैलेंजेस को क्या क्या किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं हम लोग, माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव विल चेंज ऑफ माइंडसेट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा काम कर सकते हैं ताकि वुमेन ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ में, कोड ऑफ कंडक्ट कर सकते हैं जिससे मेल ऑफिसर्स जो है उनके फीमेल ऑफिसर्स की मॉडेस्टी और डिग्निटी बनी रहे। इसका कंक्लूजन ये है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर सच एज भावना कांत भावना कांत जो कि फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट क्वालिफाई बनी है फॉर अंडरटेकिंग कॉम्बैट मिशन, और गुंजन सक्सेना जो कि फर्स्ट फ्लाई इन अ कॉम्बैट जोन में बनी कारगिल वॉर के दौरान। तो ये शोकेस करता है कि आर्म फोर्स में क्या मिसिंग है, माने ये दोनों एक बड़ा एग्जाम्पल है कि आर्म फोर्स में ये दो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये मिसिंग हो गया है। तो हम लोग फ्यूचर में कैपेबिलिटी हम लोग को ये फ्यूचर में जितने भी लैंक है और भी जितने भी कुछ है सब में हम लोग को कैपेबिलिटी देख के काम करना चाहिए, ना कि जेंडर देख के। तो ये बोला गया है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर किसी और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।